नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का हमारा अध्याय नंबर 3 करेंगे। ठीक है, उसका नाम है संधि। पहले हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये भी शब्द है, तो हम इस शब्द को क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि संधि कहते किसे हैं। संधि किसे कहते हैं? दो निकटतम वर्णों की मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। दो निकटतम अर्थात बिल्कुल नज़दीकी, बिल्कुल पास पास के वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है? मेल करना। संधि मेल, मिलाप, मेल करना। ठीक है, जिसकी गति निश्चित रहती है। भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है, जिसकी गति क्या रहती है? निश्चित रहती है। भाषा का प्रयोग यदि रुक रुक कर किया जाए तो उसकी गंभीरता, स्पष्टता जो है वो खत्म समझी जाती है और समझने में भी दूसरे को बहुत कठिनाई होती है। कई बार ऐसा होता है जब दो अलग अलग शब्द एक साथ बोले जाते हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, उससे वो नई ध्वनि जन्म ले लेती है। तो संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। पहले हमने किया संधि, दो शब्दों को परस्पर मिलाना, मेल, निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। उसके बाद हम देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। यदि हमें शब्दों के टुकड़े करने पड़ जाए तो वो कैसे करते हैं? संधि विच्छेद किसे कहेंगे? संधि युक्त शब्दों से मिले हुए, पहले से मेल हुए हुए शब्दों को, वर्णों को अलग अलग करके स्वतंत्र शब्दों की स्थिति को जानना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले हम संधि का उदाहरण देखते हैं। जैसे है हमारे पास दो शब्द प्लस आलू। अब इनका हम आपस में मेल करके लिखेंगे तो ये दोनों शब्द एक हो जाएंगे, तो उसका एक सार्थक अर्थ हमारे सामने होगा। विद्यालय, इसको कैसे लिखेंगे हम? संधि करने के बाद ये क्या हो जाएगा? विद्यालय, ऐसा स्थान जहाँ शिक्षा, विद्या प्राप्त की जाती है। तो ये तो हुआ संधि। दो शब्दों की हम संधि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं संधि विच्छेद का उदाहरण। संधि विच्छेद का जो उदाहरण है संधि विच्छेद का उदाहरण हम देखेंगे। चलो हम किसी शब्द को देखते हैं। ये था जैसे विद्यालय, विद्यालय, इसके टुकड़े कर देंगे तो उसी जैसे उसके टुकड़े थे तो हमने मेल किया था, तो ये शब्द उनका निकला था विद्या प्लस आलय, वो संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये विद्या प्लस, यहाँ पर मैंने रंग इसलिए नहीं लिया ताकि आपको एक ही उदाहरण से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं संधि के भेद। भेद क्या क्या होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ देखते हैं स्वर संधि। पहले हम देखेंगे, अभी हम इससे पहले स्वर
स्वरों के बारे में जाना था कि हिंदी में स्वर कितने थे बच्चों? स्वर संधि अब इसमें हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से या स्वर से, एक व्यंजन का व्यंजन से व्यंजन या किसी भी व्यंजन या स्वर से, किसी भी व्यंजन या स्वर से जब मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि कैसे होती है? विसर्ग के साथ किसी भी व्यंजन या स्वर का, इसमें भी यही है, विसर्ग के साथ किसी भी व्यंजन या स्वर का जब मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है वहां भी विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में क्या था? स्वर संधि में सिर्फ इनका स्वरों के ही मेल से जो संधि, जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि होती है। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या किसी भी स्वर से मेल हो तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। ऐसा ही विसर्ग संधि में भी है, व्यंजन से भी मेल हो सकता है विसर्ग का और स्वर से भी मेल हो सकता है, लेकिन स्वर में सिर्फ स्वर से ही मेल होगा। अब देखते हैं हम स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, पहले हमने देखा संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद थे? 3। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद, अलग-अलग भेदों को हम देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, स्वर संधि के बीच में नंबर 1 है इसका दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आती है ये। नंबर 2 है गुण संधि। नंबर 3 है वृद्धि संधि। जन संधि। अब इसमें हम देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि हम किसे कहते हैं? संधि करते समय जब ह्रेस्व या दीर्घ के सामने ह्रेस्व या दीर्घ भी आए, जब भी हम संधि करें तो उनके सामने इधर भी, इस साइड भी दीर्घ या स्वर, दीर्घ या ह्रेस्व ही स्वर हो और दूसरी तरफ भी ह्रेस्व या दीर्घ ही स्वर हो तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, ओ प्लस ओ, क्या बनेगा? इनका दीर्घ होके आ बनेगा। ठीक है, इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं। ओ प्लस आ भी बनेगा। आ प्लस ओ, आ प्लस आ, ये चारों के चारों आ बनेंगे, ये दीर्घ हो जाएंगे। अ का जो रूप है वो
तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही इसमें ई के साथ भी है बच्चों, ई प्लस ई, बड़ी ई बन जाएगी, वहाँ वो दीर्घ हो जाएगी। ऐसे ही ऊ के साथ भी है, ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ ये भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गुण संधि। जब स्वरों के गुण में परिवर्तन होता है, अभी तो जैसे अ प्लस अ दीर्घ संधि में रहा अ, लेकिन ये दीर्घ हो गया। गुण संधि में ऐसा नहीं है। जब स्वरों के गुण में परिवर्तन आता है, जैसे अ या आ के बाद ऋस्व या दीर्घ स्वर हो या री स्वर हो, तो दोनों स्वर मिलकर ए ओ इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ए ओ और अल। तो यहाँ ये गुण संधि होगी। इसका उदाहरण है जैसे सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, तो यहाँ अ प्लस ई की जो संधि हुई है उससे यहाँ अ हो जाएगा। जैसे अ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट है इसका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में इसके अंतर्गत ये दो स्वर आते हैं, आई और औ। और आ के बाद ए आई स्वर आने पर दोनों के मेल से आई होगा, और ओ औ आए तो भी औ होगा। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि का, सदा प्लस एव, क्या बनेगा ये, वृद्धि हो जाएगी इसकी, और इसकी जब संधि होगी तो ये वृद्धि होके सदैव हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है यदि संधि। जब दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो, उसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उनके स्थान पर य व और र हो जाए। इसका उदाहरण देखिए, हम देखते हैं जैसे ई प्लस अ, ई प्लस अ क्या बनेगा, य। कैसे बनेगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यदि प्लस अपी, क्या हुआ ये ऐसे बनेगा यदि, तो ये संधि होने से ये वाला य हमारे पास आ गया। इसमें ई और अ के जो मेल से ये वाला य बन। नेक्स्ट है इसमें अयादि संधि। इसमें है बच्चों ए ऐ ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा तो ए का तो अय हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्या बताती हूँ, अयादि संधि। देखिए ऐसे हो जाएगा ए प्लस क, इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और आई प्लस अ का आय हो जाएगा। इसमें जो परिवर्तन होगा उनसे आय आय आओ आओ, फिर है एक ये भी बनेगा उसमें आई आय आय आई और आवी, ये भी इसमें चेंजेस आएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ने प्लस अन, क्या है ये इसकी और इसकी संधि है, एक ही और
अ की, तो ये क्या बन जाएगा, य आ जाएगा यहाँ पे, नयन बन जाएगा। अब जैसे हम आव का और देखते हैं एक कौ प्लस अन, ये और ये जो है इनका जब मेल होगा तो ये क्या बन जाएंगे, आव, इससे आव बनेगा। यहाँ से प और न तो एज इट इज रहा और ये इसमें नया जुड़ गया मेल होने से, संधि होने से, ठीक है। नेक्स्ट है जो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जैसे मैंने बताया था कि व्यंजन संधि का किसी भी दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो, जैसे कि स्वर संधि में था, ऐसा इसमें नहीं है। इसके उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण है इसका, प्लस क्या बनेगा, इसका बनेगा जो न, जो बनेगा ऐसे, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं हम इसके, जैसे इसका बन जाएगा तद रूप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं, तद प्लस सत। नेक्स्ट जो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में जैसा कि मैंने बताया था, विसर्ग संधि में भी किसी भी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि हम कहते हैं। उसके उदाहरण हम देखेंगे, गुरु प्लस करो, ठीक है। ये क्या है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, इनके बीच में विसर्ग, जब इनका आपस में मेल होगा तो ये क्या बनेगा, दुष, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल फेस किए आप लोगों की बुक्स में, और वैसे मैंने इसकी जो एक्सरसाइज थी उसकी PDF आपको सेंड कर दी है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से, अब हम इसकी देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ 2-4 शब्द लिखिए, इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, किसकी संधि है ये, यहाँ पर इसमें ओ हो जाएगा, ओके। यहाँ पे इसका दीर्घ हो जाएगा, निरोग एक वर्ड है,
इसके बाद जो हम इसका अध्याय नंबर 4 देखते हैं। क्या है इसमें? शब्द इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हम शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक सार्थक शब्दों के सार्थक वर्णों के समूह, सार्थक वर्णों का जो समूह होता है उनको हम शब्द कहते हैं। ओके, शब्द के दो भेद बताए गए हैं बच्चों। शब्दों के जो भेद हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जैसा कि इसके पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ हो तो वो क्या होते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द जैसे सहित, अर्थ सहित, यानी जो शब्द अर्थयुक्त हों, जैसे घर, नमक, अजगर, गुलाब, अध्यापक, कक्षा, विद्यालय। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल के आ रहा है हमारे सामने। पुस्तक, ठीक है, बहुत से शब्द हैं ऐसे जिनका उच्चारण करते ही हमारे मस्तिष्क में इनकी एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि ये क्या होते हैं। समाचार पत्र, ठीक है, इन सभी से बोलने से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है। दूसरा है जैसे निरर्थक शब्द, मैंने पहले बताया था आपको, जैसे कि जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो, अर्थहीन हो। पानी वानी, चाय शाय, ऐसे हम बोल नहीं देते किसी किसी को साथ में। तो ये जो शब्द युग्म होते हैं इनमें एक शब्द का तो कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है लेकिन दूसरा निरर्थक होता है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है जैसे इसमें शब्दों के भेद, इसके बाद है बच्चा शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के भेद होते हैं, एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर,
एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। शब्दों के भेद हैं 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के। इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसे संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। कहते हैं ना हम, हिंदी का जो उद्गम है, हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृत भाषा से ही निकली है। तो इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि में हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से बना है। ये तत्सम शब्द जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस समो, तत्सम शब्द, ठीक है। तत् इसका अर्थ होता है उसके, सम सामने, समान। सम मीन्स समान, एक जैसा, ठीक है। यानी कि संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में भी किया जाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों एक समान ही लिखे जाते हैं। जैसे जल, पवन संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उनको एज इट इज़ लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ये वो शब्द हैं जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदल कर होता है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में कुछ और लिखा जाता है और वही हमें हिंदी में प्रयोग करना है उसी शब्द का, तो हम उसको किसी और रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको हिंदी में जब हम लिखेंगे दुग्ध को तो हम दूध लिखेंगे, दुग्ध नहीं लिखेंगे। इसका जो अर्थ है शब्द का ये है किससे, उससे उत्पन्न होने वाला, यानी किससे उत्पन्न होने वाला, तद उससे, भव उत्पन्न यानी उससे उत्पन्न होने वाला। फिर क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है, किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। संस्कृत, पहले वो शब्द संस्कृत में बना, फिर हिंदी में उसका हमने अर्थ परिवर्तन करके उसका प्रयोग किया, ठीक है। फिर है बेटा विदेशी शब्द, देशज शब्द। ये तो सभी इसके उत्पत्ति के आधार पर हैं, ये सभी शब्द इसके। फिर हम देखते हैं इसके रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़, यौगिक
योग रूढ़ शब्द। ये किसके आधार पर है? शब्दों के भेद रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है लेकिन उनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इनके जब हम टुकड़े करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं होता, अर्थहीन होते हैं ये। जैसे जल, अथवा कमल, ठीक है, ये तो शब्द है। लेकिन जब इनके टुकड़े किए जाए, ये तो अलग अलग शब्द है, जल का भी अर्थ है, कमल शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन जब इनमें से इनके टुकड़े करके लिखा जाएगा ज प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से क प्लस म प्लस ल ऐसे लिखा जाएगा तो इनका अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन हो जाएंगे। जब इन्हें जोड़ कर लिखा जाएगा तभी ये अर्थवान है, वरना ये अर्थविहीन रहेंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं या जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बना है उन्हें यौगिक, योग का मतलब होता है जुड़ कर बनना, मिलकर बनना, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का योग रहता है, उन सब चीज़ों से जुड़कर ये बनते हैं, उनके योग से। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें अलग करने पर उनके अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे पाठशाला है, पाठशाला, इसमें पाठशाला में दो, ये पाठ एक शब्द है और शाला अलग शब्द है, तो इन दोनों का अपना अपना अर्थ है, तो ये क्या होंगे? यौगिक शब्द। जब ये जुड़कर बोले जाएंगे तो भी इनका अर्थ हमारे सामने स्पष्ट है। क्या अर्थ है इसका? पाठशाला, पढ़ने की शाला मीन्स स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, पठन करने की शाला। नेक्स्ट है हमारा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यौगिक रूढ़, अर्थात जो शब्द यौगिक भी हों और रूढ़ भी। अच्छा, जो शब्द यौगिक भी कहलाए, यौगिक भी कहलाएंगे ये और रूढ़ भी कहलाएंगे ये, इनमें दोनों का ही समावेश होगा। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उस शब्द को योगरूढ़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे जलज शब्द है, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। जलज, जल प्लस जो क्या बना ये? जलज। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। ऐसे तो जल में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन जल में जो जन्म लेने वाला है वो क्या है? कमल का फूल। जलज शब्द का प्रचलित या रूढ़ अर्थ क्या है? कमल। ज़्यादातर कमल कहाँ उत्पन्न होता है? जल में, कीचड़ में। तो मुख्य रूप से जल में पैदा होने वाले से अभिप्राय कमल के फूल से ही लिया जाता है। इन दोनों अध्यायों में बच्चों अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे से व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर लेना।